हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आज हम पढ़ेंगे राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान की हस्तकला, पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने अध्ययन किया था कपड़े के ऊपर हाथ से जो छपाई की जाती है, जिसे हम ब्लॉक प्रिंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे अजरक प्रिंट है, मलेर प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है, जाजम प्रिंट है, सांगनेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, भोडल। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और हस्तकला के बारे में सामान्य जानकारी के ऊपर अध्ययन किया था। आज की इस क्लास में हम अध्ययन करेंगे कपड़ों पर रंगाई कला। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इनमें से किस प्रिंट में कत्थई रंग का प्रयोग अत्यधिक किया जाता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कपड़े पर जो रंगाई कला है वो क्या है? देखो, कोई भी कपड़ा लिया हमने, उस कपड़े को हमने विभिन्न रंगों से रंगा और वही क्या कहलाता है? रंगाई कला। इस कार्य को मुख्यतया जो लोग करते हैं वो है जैसे नीलगर, रंगरेज, ये कारीगर लोग इस कार्य को करते हैं। और राजस्थान में रंगाई कला की जिन क्षेत्रों की प्रसिद्ध है वो है, देखिएगा कौन कौन सी राजस्थान में रंगाई कला प्रसिद्ध है छोरी। वो है बंदेज कला है, एक तो पोमचा है, लहरिया, मोठड़ा, चुनरी, ये ओढ़नियां हैं, वार्तिक। तो ये सब क्या है? रंगाई कला की प्रसिद्ध तकनीकें हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कपड़े के ऊपर जो कढ़ाई कला होती है। तो ये तो कपड़े पर रंगाई कला क्या है? कपड़े को विभिन्न रंगों से रंगना ही रंगाई कला है। शुरू करते हैं आज बंदेज कला से। बंदेज क्या होता है देखना। यह एक कपड़ा है, जैसे कोई साधारण सा कपड़ा है, और उस कपड़े पर रंग चढ़ाने की जो तकनीक है वही क्या कहलाती है? बंदेज कला। बंदेज, इस पर यानी कि हम विभिन्न रंगों से इस कपड़े को है अपनी, जैसे भी अपना हमें डिजाइन्स चाहिए, उस डिजाइन में इस कपड़े को पहले बांध लिया जाता है और बांधने के बाद उस पर रंग चढ़ाया जाता है। और बंदेज कार्य के लिए सर्वप्रथम कपड़े का जो अलंकरण किया जाता है कि किस किस तरह से हमने डिजाइन बनानी है, उसको हम कहते हैं टीपना। और बंदेज कला है, इसकी सर्वप्रथम प्राचीनतम हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है, एक पुस्तक है हर्षचरित। हर्षचरित पुस्तक लिखी है बाणभट्ट ने, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है कि उस समय जो शासक थे हर्षवर्धन, उनकी बहन का विवाह था और उस विवाह में जो वस्त्र बनाए गए थे वो बंदेज कला के वस्त्र थे। तो इससे हमें जानकारी मिलती है। सबसे पहले राजस्थान में इस कला को जिन लोगों ने शुरू किया, प्रवर्तक जिनको माना जाता है, वो है फूलजी भाटी और बाघ भाटी। सीकर के रहने वाले हैं दोनों। इस कला के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है तैयब खान को, जोधपुर के हैं तैयब खान। पद्मश्री पुरस्कार मिला था इनको वर्ष 2001 में, जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं इसके तैयब खान। वैश्विक स्तर पर भी प्रसिद्धि दिलाई है, यानी कि न केवल अपने राजस्थान में बल्कि भारत और विश्व वैश्विक स्तर पर भी यहाँ की जो बंदेज कला के जो वस्त्र हैं वो जाते हैं। बंदेज का कार्य है वो चड़वा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। बंदेज का कार्य मुख्यतया चड़वा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। और सबसे उत्तम, सबसे अच्छा और सबसे बारीक बंदेज है वो शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र का है। देखिएगा जो बंदेज का कार्य है ये प्रमुखतया शेखावाटी क्षेत्र में और मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और एक जयपुर में भी, जैसे जयपुर में काला डेरा है, बगरू है, नागौर में भी किया जाता है, लाडनू में, सुजानगढ़ चूरू में भी किया जाता है। बंदेज का सर्वाधिक काम होता है सुजानगढ़ चूरू के अंदर। सुजानगढ़ चूरू में सबसे ज्यादा काम किया जाता है बंदेज कला का। बहुत से लोगों को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पर इस कार्य से। ये थे। और जो जोधपुर में जोधपुरी बंदेज है, इसकी साड़ियां विश्व प्रसिद्ध हैं। राज्य में बंदेज की सबसे बड़ी मंडी है वो जोधपुर में है। फैक्चुअल चीजें हैं, इन्हें याद रखनी हमें। पाटोदा का बंदेज लुंगड़ा, पाटोदा का बंदेज लुंगड़ा है वो प्रसिद्ध है मुकंदगढ़, ये झुंझुनू में आता है मुकंदगढ़। और लक्ष्मणगढ़ है, ये सीकर में है। यहाँ का प्रसिद्ध है भाई, पाटोदा का बंदेज लुंगड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? मुकंदगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का प्रसिद्ध है। और जोधपुरी बंदेज की साड़ियां प्रसिद्ध हैं। तो ये थी बंदेज कला। इसके बाद हम देखेंगे पोमचा। पोमचा क्या होता है? पोमचा जो
वर्ड है, शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ ही होता है पदम। पदम यानी कमल। और कमल के फूल के अभिप्राय से युक्त ओढ़नियां ही क्या कहलाती हैं? पोमचा है। क्या होता है देखना इनमें, एक तो इनका जो मध्य भाग है इसमें पीला रंग होता है। पीले रंग का होता है भाई पोमचा। कैसे रंग का होता है? पीले रंग का होता है। लेकिन एक तो हाशिया जो आपको बॉर्डर दिखाई दे रहा है, चारों तरफ आप पिक्स में देख रहे होंगे, हाशिया जो होता है बॉर्डर लाइन है, इसमें आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है और बीच में भी लाल रंग दिखाई दे रहा है। बॉर्डर पे लाल रंग, फिर पीला और फिर बीच में कौन सा? लाल रंग, और कमल का सा फूल बना हुआ है। तो ये पोमचे की ही पिक्स है, दोनों की दोनों। देखिए हमारे राजस्थान में रिवाज है कि जो महिला है जिसके बच्चा जन्म लेने वाला है, बच्चा, उसको हम जच्चा कहते हैं। और जब बच्चे का जन्म होता है तो पीहर पक्ष की तरफ से पोमचा भेजा जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात पीहर पक्ष की तरफ से पोमचा भेजा जाता है। और जो ये पोमचा होता है, दो अलग अलग रंग का आता है। यदि लड़के का जन्म हुआ है तो पीले रंग का पोमचा आता है, और यदि लड़की का जन्म हुआ है तो गुलाबी रंग का पोमचा आता है। पता हो आपको? और देखिए ये इसीलिए इसको जो पोमचा है इसको वंशवर्धी का प्रतीक माना जाता है। वंशवर्धी का प्रतीक माना जाता है पोमचे को। जो प्रसिद्ध पोमचा है वो जयपुर का है, जयपुर का प्रसिद्ध है पोमचा। एक होता है चीड़ का पोमचा, ये आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रखें। चीड़ का पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित है। और जो चीड़ का पोमचा होता है वो काले रंग का होता है, विधवा महिलाओं के द्वारा इसे धारण किया जाता है। तो ये था पोमचा। राजस्थानी संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इसका, और इस पर बहुत सारे लोकगीत भी बने हैं। जैसे पोमचा, पोमचे के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं लहरिया ओढ़नी के बारे में। ये भी एक ओढ़नी का प्रकार है, पोमचा भी एक ओढ़नी थी, राजस्थान की एक ओढ़नी ही है ये भी। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं, लहरिया, लहरदार ओढ़नियां। जैसा कि आप समझते हैं क्या होता है कि इसमें जो कपड़ा होता है उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांध दिया जाता है और फिर उसके ऊपर रंग चढ़ाया जाता है, जिससे लहरदार धारियां बन जाती हैं। इसीलिए इसको लहरिया ओढ़नी कहा जाता है। और इसका विशेष प्रचलन है श्रावण मास में, तीज के अवसर पर इसको ओढ़ा जाता है। और जयपुर का समुंदर लहर लहरिया सबसे अधिक प्रसिद्ध है। जयपुर का समुंदर लहर लहरिया सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भारत राजस्थान में माना जाता है कि जैसे सावन के महीने में तो जो महिलाएं हैं वो लहरिया ओढ़ने का बहुत ही ज्यादा प्रचलन है। सावन में जो हिंदू और मुस्लिम रिश्तों का एकता का प्रतीक भी माना जाता है इस ओढ़नी को, क्योंकि लहरिया जो रंगते हैं वो मुस्लिम रंगरेज इसको रंगते हैं, और इसको जो धारण करती हैं वो हिंदू महिलाएं इसे धारण करती हैं। मीराबाई ने अपनी पदावलियों में, अपने ग्रंथों में भी लहरिया ओढ़नी का उल्लेख किया है। जैसे आसमान में इंद्रधनुष है, उसी तरह से हम कहें तो धरती के ऊपर जो इंद्रधनुष है वो अपनी लहरिया ओढ़नी ही है। एक कलाकार हैं इसके जो रंगते हैं, रंगरेज, अशफाक अहमद रंगरेज हैं। उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जो लहरिया ओढ़नी होती है उसको हम कच्चे रंग में रंगते हैं। लहरिया ओढ़नी को कच्चे रंग में रंगा जाता है। सावन में जब महिला कच्चे रंग के लहरिये को ओढ़ती है और जब वो पानी में, बरसात में बाहर निकलती है, पानी में जब वो भीगती है तो उस लहरी का जो रंग है वो उसके जिस्म पर लगता है, और इसे शुभ माना जाता है हमारे कल्चर में इस चीज को। एक ओढ़नी है मोठड़ा। मोठड़ा ओढ़नी कैसी होती है कि इसमें लहरिये की जो लहरदार लाइनें हैं वो जब एक दूसरे को काटती हैं तो वो ओढ़नी कौन सी बन जाती है? मोठड़ा ओढ़नी। और यह है सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ की? जोधपुर। जोधपुर का मोठड़ा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। एक होती है चुनरी या धनक। चुनरी क्या होती है देखिएगा, बंदेज के ऊपर बंद नुमा डिजाइने देना ही चुनरी कहलाता है। बूंद नुमा, सॉरी, बंदेज जो है हमने रंगा कपड़े को, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, और इसके ऊपर छोटी छोटी बूंद, बूंद के समान जो डिजाइने की जाती है वो क्या क्या कहलाती है? वो परिधान चुनरी कहलाता है।
और इन बूंदों का आकार यदि चौकोर हो और यदि ये बूंदें बड़ी हों और आकार में चौकोर हों तो ये क्या कहलाती है? धनक कहलाती है। एक ही बात है, यदि गोल बूंदें हैं तो कौन सी हो गई? चुनड़ी। और बूंदों का आकार चौकोर है, बड़ी बड़ी बूंदें हैं, चौकोर आकार की हैं, तो वो क्या कहलाएगी? धनक कहलाती है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर की धनक प्रसिद्ध है। इमरान महमूद मानी है कलाकार, उनका एक प्रसिद्ध गजल भी है इस पर, धनक पर। तो कुछ दो लाइनें हैं उनकी। यूं तो धनक के रंग भी खूबी में कम नहीं, यूं तो धनक के रंग भी खूबी में कम नहीं, लेकिन कहाँ है कोई तेरे हुस्न सा चराग। बहुत अच्छी गजल है उनकी, इमरान महमूद मानी की। इसके बाद है बार्तिक या बातिक, जिसे हम दाबू भी कहते हैं। क्या होता है? कपड़े के जिस स्थान पर रंग रोकने के लिए ब्रुश से मोम का लेप किया जाता है उसे कहते हैं बार्तिक। और ये सर्वाधिक प्रसिद्ध कार्य जो किया जाता है खंडेला सीकर में किया जाता है। बार्तिक का कार्य सर्वाधिक प्रसिद्ध खंडेला सीकर का है। इसके बाद हम देखते हैं कसीदा कला या कढ़ाई कला। ये क्या होती है कसीदा कला कढ़ाई कला? जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, कोई भी कपड़ा है, विभिन्न रंगों के सूती व रेशमी धागों से कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइनें तैयार करना ही क्या कहलाती है? कसीदा कला या कढ़ाई कला। कपड़े के ऊपर विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के हमने धागे लिए, सूती धागे हों, रेशमी धागे हों, और उन धागों से कपड़े पर डिजाइन बनाना ही क्या है? कसीदा कला। ये फेमस है। जैसे ये जो कार्य किया जाता है वो मुख्यतः किया जाता है अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, जयपुर में और उदयपुर में किया जाता है। कसीदा कला की कौन कौन सी और कलाएं हैं कसीदा कला के अंतर्गत ही? एक होता है मुकेश। मुकेश कला क्या? देखो, सूती या रेशमी कपड़े पर बादले यानी एक चमकीला पदार्थ होता है, से छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना। छोटी छोटी बूंदों की कढ़ाई करना ही क्या है? मुकेश। एक होता है चट्टा पट्टी वर्क या पेच वर्क। कपड़े के छोटे छोटे मन चाहे डिजाइन के टुकड़े काटकर उसे दूसरे कपड़े पर लगाना, वो क्या कहलाता है? चट्टापट्टी वर्क या पेच वर्क। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, तो कोई दूसरा कपड़ा है, उसके ऊपर उस पे डिजाइन काट ली हमने और फिर दूसरे कपड़े पर उन डिजाइन को टाँक दिया, बना दिया, लगा दिया, और यही क्या कहलाता है? पेच वर्क। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं। देखिएगा एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि भरत, सूफ, कुरमजी, आरी आदि शब्द कढ़ाई व पेच वर्क से संबंधित है। ये शब्द दे दिए गए थे और ये शब्द किस कला से संबंधित है? पेच वर्क यानी या कसाई जो कढ़ाई करते हैं, कसीदा कला है, इससे संबंधित शब्द हैं। ध्यान रखें आप इनको। आगे बढ़ते हैं। मिरर वर्क, जैसा कि आप सब सही समझ रहे हैं, मिरर यानी कांच, और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों को कपड़ों पर रखकर उसके चारों ओर सुई एवं रंगीन रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है। यह कार्य क्या कहलाता है? मिरर वर्क। पिक्स में आप देख रहे हैं, जैसे कांच के छोटे छोटे टुकड़े हैं और उन कांच के टुकड़ों को कपड़े के ऊपर रखा, फिर चारों ओर सुई से रेशमी धागों से उन कांच के टुकड़ों को सील दिया। इस तरह से एक डिजाइन बन जाती है और यही क्या कहलाती है? मिरर वर्क। कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? ये चौहटन बाड़मेर का। हमें तो ये याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चौहटन बाड़मेर का मिरर वर्क प्रसिद्ध है। ये जो प्रसिद्ध कलाकार थी जिन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कार भी मिला है सिद्धस्थ कलाकार के रूप में, रमा देवी थी बाड़मेर की। एक है जरी वर्क या जिसे जरदोजी वर्क भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? धातु से बने चमकदार तारों को धातु से बने चमकदार तारों से कपड़ों पर कसीदा करना, कढ़ाई करना। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं कि जो ये तार दिखाई दे रहे होंगे आप छोटे छोटे, और इन तारों को किस पर? कपड़े के ऊपर बुना जा रहा है। और इस जो सुनहरा तार होता है उसको हम कलाबत्तू कहते हैं। ये जो तार है इनको हम कलाबत्तू कहते हैं। और जरी वर्क का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो है जयपुर, प्रमुख केंद्र है जयपुर। यहाँ पर सर्वाधिक किया जाता है जरी वर्क का अच्छा कार्य। और साड़ियों के बारे में हम बात करें, देखो साड़ियों पर जो कढ़ाई कला की जाती है, जैसे हैं जैनब की साड़ियाँ। जैनब साड़ियाँ, श्रीमती जैनब कहाँ के रहने? दिगोद कोटा के रहने वाले थे। के द्वारा निर्मित सूती साड़ियों को ही हम जैनब की साड़ियाँ कहते हैं। तो जैनब की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? दिगोद कोटा। एक है मसूरिया, मलमल या कोटा डोरिया साड़ियाँ।
सूती धागों के साथ रेशमी धागों व जरी के काम से युक्त साड़ी कोटा डोरिया या मसूरिया मलमल साड़ी कहलाती है। और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कैथून कोटा में है और इसे हम राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहते हैं। कोटा डोरिया साड़ी राजस्थान की बनारसी साड़ी कहलाती है। और इन सूती धागों का और रेशमी धागों का प्रयोग किया जाता है, जरी का काम किया जाता है इसमें। जो शुरुआत की थी हमारे राजस्थान में, ये उस समय कोटा रियासत के एक दीवान हुआ करते थे, जाला जालिम सिंह। इन्होंने मैसूर से कुछ कलाकार बुलाए थे राजस्थान में, और जो सर्वाधिक प्रसिद्ध एक कलाकार था जिसका नाम था महमूद, और महमूद ने मसूरिया स्थान पर आकर मसूरिया साड़ी बनाने का काम किया था। वर्ष 1716 ईस्वी की ये बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कोटा डोरिया साड़ियाँ भी कहाँ की हैं ये एग्जाम में आता है, बस प्रमुख केंद्र कौन सा इनका, कैथून कोटा। और कौन सी साड़ी को राजस्थान की बनारसी साड़ी कहा जाता है ये भी ध्यान रखें आप। इसके बाद हम देखते हैं हुरमुचो। हुरमुचो एक सिंधी शब्द है, सिंधी भाषा का एक शब्द है, और जिसका अर्थ होता है कपड़ों पर धागों को गूंथकर सज्जा करना। ये भी एक कसीदा कलाई ही है। सिंध प्रांत में प्रचलित होने के कारण इसे सिंधी कढ़ाई भी कहते हैं, जैसे कि महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, हुरमुचो का कार्य ही हो रहा है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार थे सरला सोनेजी, कविता चौथाई, रचना रानी सोनेजा। और यह कहाँ की प्रसिद्ध है ये आप ध्यान रखें, बाड़मेर की है, बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र की है, प्रमुख क्या बाड़मेर की है। बस एग्जाम में यही एक क्वेश्चन बनता है, हुरमुचो कढ़ाई कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की है। मूलतः कहाँ की थी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में वर्तमान में जो। इसके बाद हम देखते हैं आगे राजस्थान में हस्तकला के अंतर्गत हमने देखा था इस शुरुआत में ही, राजस्थान में जो चित्रकारी कला है, जो चित्रकारी कला है, वस्त्रों पर जो चित्रकारी की जाती है उसे फड़ चित्रकला और पिछवाई चित्रण कहते हैं। बर्तनों पर जो चित्रकारी की जाती है वो ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री। दीवार पर भरांडी, सांजी। और शरीर पर जो चित्रकारी होती है उसे जैसे मेहंदी बनाते हैं, गोंदना। फर्श पर चित्रकारी मांडना कहलाता है। ये सब हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वस्त्रों के ऊपर जो चित्रकारी होती है फड़ चित्रण और पिछवाई चित्रण से। देखिएगा क्या होता है, फड़ चित्रण है, ये जो फड़ शब्द है ये पड शब्द से बना है। पड, पड धातु होती है उससे बना है, और पड का मतलब भी आप जानते हो क्या होता है, पढ़ना या किसी भी चीज को बांचना। तो फड़ में भी कुछ ऐसा ही है, कोई भी जो लोक देवता है, ऐतिहासिक पात्र है, धार्मिक पात्र है, उसके जीवन का चित्रण किया जाता है कपड़े के ऊपर, कपड़े के पर्दे के ऊपर उसके जीवन का चित्रण किया जाता है, उसकी जो भी कलाएं हैं, और फिर वो बांचा जाता है तोपों के द्वारा। फड़ केवल एक चित्र नहीं है, एक केवल एक चित्र नहीं है, इसे पूरे देवता का स्वरूप माना जाता है फड़ को। इसकी पूजा भी की जाती है, सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है, जहां पर भी ये रखी जाती है पवित्र स्थान पर इसको रखा जाता है, सुबह शाम इसकी पूजा की जाती है। और यदि एक बार फड़ को हमने खोल लिया तो उसको बिना बाचे हम बंद नहीं कर सकते, ये भी नियम है उसके कुछ। और इसके देखना आप केंद्रीय भाग के अंदर क्या होता है, मुख्य जो देवता होता है उसका चित्रांकन होता है। एक शब्द मिलेगा फड़ ठंडी करना। फड़ ठंडी करना, जब फड़ है ना फट जाती है, ठीक है ना, जब फड़ फट जाती है, पुरानी हो जाती है, तो उसे ऐसे ही नहीं फेंक दिया जाता कि किसी भी स्थान पर फेंक दिया, उसे क्या कर देते हैं, करते हैं पुष्कर में आते हैं, और पुष्कर में यानी अजमेर आते हैं, और अजमेर में पुष्कर झील में उसको विसर्जित करते हैं। और यही क्या कहलाती है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, फड़ को ठंडी करना कहलाता है। फड़ के अंदर मुख्यतः दो रंग यूज में लिए जाते हैं, जैसे भी आप पिक में भी देख रहे हैं, लाल रंग और हरा रंग को ज्यादातर यूज में लेते हैं। जो फड़ का कार्य है, फड़ चित्रण का जो कार्य करते हैं वो भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा में, शाहपुरा के जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है हमारे राजस्थान में, न केवल राजस्थान में भारत में प्रसिद्ध है। और भीलवाड़ा की एक व्यक्ति थे श्रीलाल जोशी, उनको फड़ चित्रण के लिए पुरस्कार भी दिया गया था, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 2006 में भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी को। और जो प्रथम फड़ चितेरी महिला हैं वो है पार्वती देवी जोशी। फैक्ट्स हैं, आप इन्हें याद रखें। अब देखते हैं कौन कौन सी फड़ प्रसिद्ध हैं, कौन किन किन लोक देवताओं की फड़ किन किन वाद्य यंत्रों से बाची जाती हैं, क्या उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं देव नारायण जी की फड़।
देवनारायण जी की फड़ है, एक तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़ है, सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी फड़ भी है। लंबाई में ज्यादा है लेकिन वैसे छोटी है। और इस फड़ को गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा बांटा जाता है। और जो वाद्य यंत्र वो बजाते हैं वो है जंतर वाद्य यंत्र। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि फड़ देवनारायण जी की फड़ है किस वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है, तो है जंतर वाद्य यंत्र। और वर्ष 1992 ईस्वी में 2 सितंबर 1992 को भारत सरकार के द्वारा देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं उसी समय का डाक टिकट है। और देखो 1992 यहाँ पे लिखा हुआ है, 5 रुपए का डाक टिकट है, देवनारायण जी की पिक है। और ये जो देवनारायण जी की फड़ है ये जर्मनी के एक म्यूजियम में भी रखी हुई है एक फड़। एक है रामदेव जी की फड़, लोक देवता रामदेव जी। इन लोक देवताओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं हमारे पहले की क्लासेस में, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। और नहीं देखी है आपने क्लास तो वो आप अटेंड करें। रामदेव जी की फड़ है वो कामड़ जाति के भोपों के द्वारा बांची जाती है। और इसमें जो वाद्य यंत्र उपयोग में लिया जाता है वो है रावण हत्था वाद्य यंत्र। रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। और इस फड़ का चित्रण भी सबसे पहले जिस व्यक्ति ने किया था रामदेव जी की फड़ का वो था चौथमल चितेरा। ये रामदेव जी की फड़ है। आगे देखते हैं पाबूजी राठौड़ की फड़, लोक देवता पाबूजी राठौड़ की फड़। लोक देवता पाबूजी राठौड़ की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोकप्रिय फड़ी कौन सी है? पाबूजी राठौड़ की फड़ है और सर्वाधिक चौड़ी फड़ भी है। रेबारी या थोरी, रेबारी जाति या थोरी जाति एक ही बात है। और नायक जाति के जो भोपे होते हैं वो रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ बाजते हैं। ये याद रखें, पाबूजी की फड़ कौन लोग बाजते हैं? रेबारी जाति के लोग बाजते हैं, थोरी जाति भी कहते हैं हम इसे, और नायक जाति के लोग भी। और किस वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं? रावण हत्था वाद्य यंत्र का। और ये भी याद रखें सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी। एक है राम दल्ला कृष्ण दल्ला की फड़, ये हाड़ौती क्षेत्र में लोकप्रिय है भाई। और इस फड़ की जो विशेषताएं हैं कि इस फड़ का जो वाचन है वो दिन के समय किया जाता है। और हमने जितनी भी फड़ देखी है ना इनका वाचन मुख्यतः रात के समय किया जाता है। और ये रामदल्ला कृष्ण दल्ला की जो फड़ है इसका वाचन किया जाता है दिन में। इस फड़ के वाचन में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। भाट जाति के भोपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। एक है भैंसासुर की फड़, जिसे माता की फड़ भी कहते हैं। और इस फड़ का जो वाचन नहीं किया जाता भाई, ये याद रखें आप, इस फड़ का वाचन नहीं किया जाता बिल्कुल भी, केवल इसके दर्शन किए जाते हैं। इस फड़ की, भैंसासुर की फड़ के केवल दर्शन किए जाते हैं। और जो किस जाति की लोकप्रिय फड़ है? बावरी जाति, बावरी जाति की में लोकप्रिय है। क्या करते हैं ये लोग? बावरी जाति के लोग कोई भी अपराध करेंगे ना तो उससे पहले इस फड़ के दर्शन करते हैं और मानते हैं कि हाँ कोई भी जो भी चोरी डकैती का काम करेंगे यहाँ भैंसासुर की फड़ के दर्शन करने के बाद वो पकड़े वकड़े नहीं जाते, सगुन के रूप में इसे अच्छा मानते हैं लोग। एक देखिएगा जो वर्तमान में एक नई फड़ बनाई गई थी रामलाल और पतासी के द्वारा, अमिताभ बच्चन की फड़। भारतीय सिनेमा के जो सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, इनकी फड़ बनाई थी। मारवाड़ के व्यक्ति थे भोपे, रामलाल भोपा और पतासी भोपी। इन्होंने इस फड़ का निर्माण किया और एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में डॉक्यूमेंट्री में एक लोक देवता के रूप में इस फड़ को प्रदर्शित किया था इन लोगों ने। इन्होंने ही बांचा था इस फड़ को। तो ये थी अमिताभ बच्चन की फड़। तो आज हमने इन फड़ों के बारे में डिस्कस किया। अब हम देखते हैं आगे पिछवाई। हमने देखा कि जो चित्रकारी कला है उसमें हमने देखा वस्त्रों पर जो चित्रकारी होती है उसमें हमने फड़ के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे पिछवाई कला के बारे में। पिछवाई तो आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पीछे वाल, यानी भगवान नाथ द्वारा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का जो मंदिर है, यानी नाथ द्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है, वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। और इस मंदिर में भगवान श्रीनाथ जी की मुख्य प्रतिमा है, उसके पीछे दीवार पर एक कपड़ा टांग दिया जाता है और उस कपड़े पर क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण किया जाता है। और वो चित्रण किया जाता है
वही सब क्या कहलाता है, फड़ कहलाता है, ये जो पिछवाई कहलाता है। देखिएगा आप, जैसा आप पिक में देख रहे हैं, ये भी पिछवाई का ही एक उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण बीच में है और इसके चारों तरफ गोपियां हैं। और इधर इस जो कला है, पिछवाई कला है, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पहचान दिलाई थी, उनका जो नाम है वो है रॉबर्ट स्केल्टन। रॉबर्ट स्केल्टन का नाम है कि इन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवाई थी, पिछवाई कला को। देखिएगा ये भी आप पिछवाई कला की ही पिक्स हैं। बीच में श्रीनाथ जी हैं, चारों तरफ जैसे गोपियां हैं, इनके भक्त हैं और प्रकृति का चित्रण किया गया है। ये है पिछवाई कला। इसके बाद हम देखेंगे, इस क्लास में हमने जो पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में फिर हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का नेक्स्ट का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले हम दो तीन क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, समुंदर लहर नाम का लहरिया कहाँ का रंगा जाता है? JN एग्जाम 2016 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ और ऑप्शन डी है कोटा। समुंदर लहर लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? आप इस क्लास के अच्छे से नोट्स बना लेना और नेक्स्ट क्लास में टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जयपुर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, चट्टापट्टी का अभिप्राय है। ऑप्शन ए कपड़े पर कढ़ाई का काम, ब ऑप्शन है सोने पर रत्नों की जड़ाई, स लाख की चूड़ियों पर रत्नों की जड़ाई और द है एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टांका देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन द, एक कपड़े को काटकर दूसरे कपड़े पर टांका देना। क्वेश्चन नंबर 3, भरत, सूफ, हुरमजी, आरी आदि सब संबंधित हैं। ये भी JN एग्जाम 2016 में आया हुआ है। पीतल नक्काशी, गलीचा व दरी उद्योग, पोमचे से, तीसरा कढ़ाई व पेचवर्क से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कढ़ाई व पेचवर्क से संबंधित शब्द हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे, कंप्लीट कर लेंगे राजस्थान की हस्तकला टॉपिक को, और बाकी आप इसके अच्छे से नोट्स बना लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।